तो आबिद साहब आप बताएँगे इस वालों ने किया था सब कॉन्टिनेंट पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, जलियांवाला बाग और बहुत सारे थे, ख़वातीन पर भी ज़ुल्म तशद्दुद हुआ और भी यानी कि जो इतने इबरतनाक थे और उसमें और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी आई हैं कि वो जो हमारा डायमंड जो है, जो हमारे मुगलिया बादशाह के पास हुआ करता था और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें, उसका इसमें ज़िक्र हुआ और भी चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा बता देंगे नाज़रीन को? जी नाज़रीन, ये किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है, इंडियन पार्लियामेंटेरियन हैं, इंडियन एम्बेसडर रहे हैं शशि थरूर, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उनकी किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस, उसका तर्जुमा है अहद ज़ुल्मात के नाम से। ये किताब बुनियादी तौर पे एक थीसिस है कि बरतानवी कलोनियलिज़म जो था, जो बरतानवी नौआबादियत थी, उसने हिंदुस्तान पर क्या असरात मुरतब किए और किसी हद तक ये इस बात का भी अहाता करती है कि यहाँ से लूटी जाने वाली दौलत जब इंग्लिस्तान पहुँचती है तो उसके इंग्लिस्तान के सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। देखना ये है जी कि बरतानिया जब यहाँ पे आके हिंदुस्तान पे काबिज़ होता है तो उसके बाद उसकी पॉलिसीज़ जो है वो आया हिंदुस्तान के बेनिफिट के लिए थी या अपने बरतानवी मफादात को फ़ीड करने के लिए थी। तो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो बरतानिया की पॉलिसीज़ जो थी वो मेनली चूँकि एक कॉलोनियल पावर थी, एक गासिब क़ुव्वत थी जिसने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया, बरसगीर पे कब्ज़ा किया और उस वक़्त चूँकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये एक ही एंटिटी थी, तो लिहाजा ये थीसिस जो है ये इम्पॉर्टेंट बनता है तीनों अक़वाम के लिए। यहाँ पे कब्ज़ा करने के बाद ना सिर्फ ये कि इन्होंने यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे इंग्लिस्तान को फ़ीड किया गया, बल्कि यहाँ जो दौलत की लहर बहर थी, जिसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया थी और उसके पर नोच के तो वो इंग्लिस्तान ले ले गए। मामला ये है जी कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर इंग्लिस्तान जो है वो यहाँ हिंदुस्तान में ना आता तो क्या हिंदुस्तान आज इसी हालत में होता? तो मेरा कहना ये है कि इससे पहले हमें एक सवाल ये पूछना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान पर बरतानिया कब्ज़ा ना करता तो क्या बरतानिया आज का बरतानिया ही होता? क्या ऑक्सफ़ोर्ड आज की ऑक्सफ़ोर्ड ही होती? क्या वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इसी तरह होता? तो बुनियादी बात ये है कि तारीख़ को अनडू तो नहीं किया जा सकता, जो लूट-मार उन्होंने की है, वो हिस्ट्री का एक बाब है, लेकिन उससे अवेयरनेस ज़रूरी है ताकि कम से कम जो है वो हक़ाइक़ जो है वो क्लियर हों लोगों के ज़हनों में। जी, हक़ाइक़ क्लियर हों। नाज़रीन पाकिस्तान पीस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर पूरा डिटेल प्रोग्राम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे आबिद साहब ने बयान किया है। करना चाहें कुछ सवाल या इस किताब के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन जिनको वो प्लीज़ बात कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है, ताकि डिसिप्लिन ज़रा ना टूटे और क्वेश्चन करें, कमेंट ना करें। जी। जी जी, वन बाय वन किसी एक तरफ से शुरू हो जाए मेरा ख्याल है। बहुत ही उम्दा आपका लेक्चर रहा। मैं दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पहले हम खालिस नजरियाती और इस्लामी सुनते रहते हैं, उससे हट के सुनने को मिला और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, स्पेशली जीडीपी के हवाले से। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ख़वातीन के मामले में कानून साजी की गई एक तरफा, उसमें बहुत अहम जायदाद का मामला था, वो यहाँ कैसे रह गया? क्योंकि इसकी सिर्फ बेटियां हुआ करती थी और मेरी फैमिली में ये भुगता भी, वो जायदाद भाई को चली जाती थी, ज़रई भी और दूसरी भी। और जो निचली जातें थी हमारे यहाँ, पेशे ही ये गलत कहना कह रही हूँ मिसाल, नाई, इनके ज़रई ज़मीन इनके नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ करती थी। इवन कश्मीरियों के नाम नहीं होती थी। मेरे बाव अजदाद जब कश्मीर से यहाँ आए तो वो खान उन्होंने बट के बजाय लिखा ज़मीन ट्रांसफ़र कराने की खातिर, और वो पार्टीशन के बाद की जो नस्लें थी उन्होंने बट लिखना शुरू किया, क्योंकि वो कश्मीरी होते हुए रजिस्ट्री नहीं करा सकते थे। वो कैसे रह गया? अच्छा, ज़ाहिर है जी किताब यहाँ पूरी तो पढ़ी नहीं थी जा सकती, एक टाइम कंस्ट्रेंट मौजूद था। कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ मौजूद है और कुछ मेरा ख़्याल है शायद हम कुछ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। जो लॉज़ बने, जो ख़वातीन के हवाले से मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज़ बने,
इसी के साथ एक चैप्टर के अंदर जो है वो इन्होंने ज़िक्र किया है, बड़ा स्लाइड सा ज़िक्र किया है इन्होंने। मैं उसको थोड़ा सा जो है ख़ुद एलेबोरेट कर देता हूँ कि इनके ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे कानून जो था वो कस्टमरी लॉ था। मेजॉरिटी ऑफ हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कस्टमरी लॉ था। फतावा आलमगीरी मौजूद थी एक, ठीक है, लेकिन ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर वो कितना पोर्शन था जो उससे फैज़याब या उसके मुतासरीन में से होगा। यहाँ गांव के अंदर जो है वो पंचायत सिस्टम मौजूद था, वहीं पे फैसले होते थे। और पूरी दुनिया में लॉ जो है वो हमेशा कस्टम्स के ज़रिए ही इवॉल्व होता है। इवन मज़हब जो लॉ देता है वो भी कस्टम से ही अडॉप्ट करता है। इस्लाम ने जो लॉज दिए हैं वो कोई जो है ना, मैं ये नहीं कहता खला से आए हैं, वो अरब के अंदर जो वहाँ पे सर्कमस्टांसिस मौजूद थे, जिस तरह के कस्टमरी लॉज अरब के अंदर चले आ रहे थे, उन्हीं को उन्होंने या अबॉलिश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अबॉलिश कर दिया कुछ लॉज को, या कुछ लॉज को अडॉप्ट कर लिया, या कुछ लॉज को अमेंड कर लिया। तो कोई नई चीज़ तो नहीं थी आई वहाँ भी। तो ये जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर एक कस्टमरी लॉ एग्जिस्ट करता था। अब होता क्या है कि यहाँ आके ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की, यहाँ कस्टमरी लॉ इवॉल्व नहीं हो सका। यहाँ हमारे ऊपर लॉ इम्पोज किया गया, एक फॉरेन पावर ने आके यहाँ पे लॉ इम्पोज किया। इसी तरीके से जो कॉलोनाइजर्स थे उनकी स्टेट नेचुरली डेवलप हुई हैं, हमारी ये रियासतें नेचुरली डेवलप नहीं हुई। यहाँ पे सिस्टम भी इम्पोज हुए हैं, वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम थे वो इवॉल्व नहीं हो सके, तो लॉ भी इम्पोज किया गया। अब इस लॉ की इम्पोजिशन के अंदर आप देखें कि कस्टमरी लॉ को इन्होंने जानबूझ के ख़त्म किया। और इससे पहले मैं कहता हूँ कि मुस्लिम थे, वो हिंदू थे, वो सिख थे, वो एक ही गांव के रहने वाले, एक ही कस्टम्स के जो है पैरोकार थे। वो पंचायत के अंदर एक ही कस्टम्स के तहत किसी भी मज़हब के आने वाले का फ़ैसला होता था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मण्स को हायर किया और हिंदू जो स्क्रिप्चर्स थे उसकी इंटरप्रिटेशंस ब्राह्मण से ली, और ब्राह्मण ने वहाँ जो है वो आप कह लें बड़ी चालाकी से जो है वो अपनी हेजमनी कायम की। ऑन द अदर हैंड दूसरा काम ये किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आप देखें सबसे पहले किसने बनाए हैं, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले ये बनाए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉज। अच्छा, जो ख़वातीन के हिस्से की बात है वो चूँकि कस्टमरी लॉ चला आ रहा था, कस्टम्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद थी। कस्टम्स जो है वो एक टाइम तक रेलिवेंट होती है, जब वो अपनी रेलिवेंस खोती है तो वो कस्टम्स के साथ वो लॉ भी अबॉलिश हो जाता है, लेकिन जब तक कस्टम रेलिवेंट होती है वो चलती रहती है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, जो बाकी आप बात करिए लैंड की परचेजिंग का मामला, लैंड की परचेजिंग ब्रिटिशर से पहले जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बंदा अगर वो एग्रीकल्चरल है या करना चाह रहा है तो वो लैंड ले सकता था कहीं भी जाके। ये ब्रिटिशर्स ने आके सबसे पहले एक काम ये किया कि लैंड उससे पहले बादशाह या स्टेट की मिल्कियत थी, इन्होंने दायमी हुकूक जिसे कहा जाता है या दायमी बंदोबस्त, वो उसकी डिटेल इन्होंने कुछ दी है थरूर ने, वो कायम किया और उसके नतीजे में जो है वो यहाँ पे जागीरदारी इवॉल्व हुई। वरना इससे पहले मुगलिया दौर के अंदर 5 हज़ारी, 10 हज़ारी, 2 हज़ारी जिन्होंने लश्कर प्रोवाइड करने हैं, उस लश्कर के अगेंस्ट जो है एक सर्टन लैंड का रेवेन्यू जनरेट करना है, उस रेवेन्यू में से एक हिस्सा उन्होंने खुद रखना है और बाकी जो है वो बादशाह को दे देना, या बादशाह को अगर नहीं देना तो उसके अगेंस्ट जो है वो एट द टाइम ऑफ वॉर जो है उन्होंने फ़ौजी खिदमात जो है वो मुहैया करनी है। अच्छा, होता ये है कि ये 5 हज़ारी या 10 हज़ारी अगर बंदा मर गया या बादशाह नाराज़ हो गया तो ये लैंड या वो जो एरिया था जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करता, ये परमानेंट नहीं था, ये परपीचुअल नहीं था। वो ख़त्म हुआ तो ये विरासती भी नहीं था, वो बादशाह आगे जिसको मर्ज़ी दे दे, मुनासिब समझे उसके बेटे को दे दे, मुनासिब समझे वहाँ किसी और शख्स को दे दे। ये जो दायमी बंदोबस्त किया गया उसके नतीजे में यहाँ पे परमानेंट जागीरदारी पैदा हुई और वो जागीरदारी आज तक हम पे मुसल्लत है। ठीक है जी। तो बाकी ये जो कवानीन के हवाले से है वो बिल्कुल उसी टाइम पे मजहबी हवाले से उसको डिफरेंशिएट भी किया गया। चलें जी नेक्स्ट जी सर ये जी हाँ कुछ देश का सवाल आया था सर, छोटू राम के वो जी जी पंजाब में वो कवानीन बने बने थे। थे, हाँ वो जी क्यों बने थे कि वो सारा सरमाया जो था वो सरमायादारों और सूरखोरों के हाथ में चला गया था और उसके बदले में वो उनकी ज़मीनें जो है उन्होंने एक्वायर कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो काश्तकार था उसको खुद मिलता कुछ नहीं था, ये वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो ये सर छोटू राम ने पंजाब असेंबली में कानून पास करवाया था
कि सिर्फ ज़राअत से मुतल्लक रेस जो है उसके नाम से ज़मीन ट्रांसफ़र हो सकती है किसी और के नाम पर, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो मामला था ये भी ब्रिटिश दौर की पैदावार है ब्रिटिश दौर में कि एक्चुअली साहूकारों के पास ज़मीनें गिरवी थी कहत और जब वो गिरवी ज़मीनें जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल लोगों को ट्रांसफ़र हो रही थी, तो अल्टीमेटली ये था जी कि ये लैंड जो है ये बंजर हो जाएगी, इसको जो है ना वो कोई किसान नहीं होगा। तो इस वजह से जो है ना वो एक कानून बनाया और वो कानून भी जिस तरह इन्होंने वजाहत की है सर छोटू राम की एमा पे उनके पेश करदा बिल के ऊपर कानून बना और बाद में अल्टीमेटली वो ख़त्म भी हो गया। इस तरह का कानून जो है वो आजकल तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उससे पहले का ये मसला नहीं है। सवाल अच्छा, तो मेरा एक सवाल रक्स के हवाले से है कि जनूबी हिंदुस्तान में भरतनाट्यम जो रक्स था उसकी रकासाओं को फरंगियों ने जो है ना असमत फरोश करार दे दिया था, और शुमाली हिंद में जो कथक राइज था जिसमें हाजिर वक्त पाकिस्तानी है तो इस पे भी पाबंदी लगा दी थी जब उन्होंने सल्तनत अवध पे कब्जा कर लिया। तो इसका भी जिक्र है इस किताब में या रक्स के लिहाज से? इस फ़नून लतीफ़ा के बारे फ़नून में लतीफ़ा के हवाले से ये डायरेक्टली ये तो नहीं है, लेकिन विक्टोरियन इखलाकियात के हवाले से इन्होंने ये ज़िक्र ज़रूर किया है कि जो साउथ इंडिया था वहाँ पे आम तौर पे ख़वातीन में जिस्म का ऊपरी हिस्सा जो है इसको ढकना जो है वो ज़रूरी नहीं था, और वहाँ पे ख़वातीन आम तौर पे जो है वो ऊपर वाला हिस्सा नंगा रखती थी। ये ब्रिटिशर्स ने आके जो है वो किया और बाकायदा उसके तहत जो है वो ख़ास तौर पे अपर कास्ट जो लोग थे उन्होंने फिर ये सिलसिला शुरू किया और वहाँ से उसको मायूब समझना शुरू किया गया, और अल्टीमेटली जो करंट सर्कमस्टांसिस जो बने जिसके तहत जो है ना वो ढकना या लिबास जो है वो उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो तब्दीली आई उस हवाले से ज़िक्र ज़रूर इस किताब के अंदर मौजूद है। प्रॉस्टिट्यूशन का कुछ इशारे ज़रूर मौजूद हैं, स्पेसिफिक नहीं है साउथ इंडिया की तरफ, लेकिन ये है कि वो जो यहाँ पे कॉर्टिसान का वर्ड मौजूद था, ठीक है ना, उसको इन्होंने जो रकासाएँ थी या एक वो जो मखसूस पेशा मौजूद था जिसका डायरेक्टली प्रोस्टिट्यूशन के साथ कोई लिंकेज नहीं था, उसको बिल्कुल इन्होंने जो है वो इंटरप्रेट इसी तरीके से किया कि प्रोस्टिट्यूट जो है वो करार दिया गया। ठीक है, मेरा ख्याल है यार एक साइड से हो जाता आपकी तरफ आ जाते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट। जी हाँ वो तो है जी, अब फरमाएं आप। कर्नल तो हमेशा बीच में ही आते हैं। चलें प्लीज़ फरमाएं आप बोलें प्लीज़। जी, जो लॉज़ हैं उसमें कुछ इशारा जो है वो किया गया, चूँकि ब्लास्फेमी लॉ उस तरह ये किताब देखें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में नहीं लिखी गई। इसमें उन्होंने ये ज़रूर ज़िक्र किया अपने दिपाचे में कि चूँकि कलोनियलिज़म जो है, मैं जिस अहद की बात कर रहा हूँ उस अहद में ये सारा खित्ता इकट्ठा था, तो अगर इस नुक्ता नज़र को जो है वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भी इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। ब्लास्फेमी लॉ चूँकि जो इन्होंने बनाया ब्रिटिशर्स ने, वो भी वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का वो लिंक हल्का सा देते हैं उसी के तहत। लेकिन जो करंट पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज हैं उनका जो इस वक्त इंडिया के अंदर सूरत हाल है उसके साथ कोई लिंकेज नहीं है। मेरा एक डिटेल्ड आर्टिकल इसके ऊपर आ रहा है, ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से भी खासी डिस्कशन है, कैम्ब्रिज में जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, तो लेट्स सी फाइनल अप्रूवल कब मिलती है उसकी, उसमें आपको काफ़ी तफसीलात जो है वो इसकी मिल जाएंगी। चलें जी नेक्स्ट। जी, ये एक कमेंट है कि ये किताब से ही फरूख साहब की 2016 में आई। जी अच्छा, इसकी अगर हम देखें कि इससे पहले तो ये पहली जो किताब आती है वो 1901 में दादाजी नूरू जी के भाई की आती है, जिसमें वो कांग्रेस के पहले सदर भी रहते हैं, और उसके 1901 में वो थ्योरी देते हैं कि जो हिंदुस्तान में बढ़ती गुर्बत है उसकी वजह ये है कि यहाँ से सरमाया मुंतकिल किया जा रहा है। उस वक्त वो कहते हैं कि 200 से 300 मिलियन पाउंड की रकम जो है पाया जा रही है। अच्छा, दादाजी नूरू भाई की जो किताब है वही आगे जाके बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ जो लीडरशिप बनती है, नेहरू हैं, गांधी हैं, बाकी पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो बुनियादी तौर पे उसी थ्योरी को अडॉप्ट करके तो बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ जो है वो तहरीक की बुनियाद बनती है। अच्छा, ये 2016 में जब किताब आई तो जाहिर है कि उससे पहले उनके लेक्चर भी आ चुके थे, ये किताब आई, बड़ी पॉपुलर हुई, लेकिन इससे आगे जाके फिर JNU जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं पटनायक,
2010 में वो JNU से रिटायर्ड हो गई थी, अब स्पोर्ट्स से उन्होंने इकोनॉमी में PhD कर रखी है। उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान से जो पैसा बरतानिया ने 1776 से 1938 के दरमियान निकाला, उसकी मालियत $45 ट्रिलियन बनती है। तो इतनी ह्यूज अमाउंट है ये। और फिर जब मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा तो मैंने लोगों को बताया कि $45 ट्रिलियन होते कितने हैं। यानी अगर आज आप पूरे अमेरिका की जो रियल स्टेट मार्केट है उसको खरीदें तो $16 ट्रिलियन की टोटल उसकी वर्थ है। तो ये $45 ट्रिलियन से ही बरतानिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उसके फौजों के एक्सपेंडिचर से वो हिंदुस्तान के पैसे से पूरी की है। अच्छा, अब ये है कि ये जो रिसर्च है या ये जो चीज़ें आई, ये दुनिया में आज भी उसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड से सरमाया मुंतकिल होता रहता है, हुकूमतें उनकी नहीं है बताया। मतलब एक 2017 में एक रिसर्च आई, उसको काफ़ी इदारों ने फंड किया बाहर से, 1960 से लेके 2000 तक जो है वो $152 ट्रिलियन की जो रकम है वो तीसरी दुनिया से पहली दुनिया के अंदर जो है वो गई है। अच्छा, मैंने इसी पे जो है वो जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने शेखर जैदी उनसे बड़ी डिटेल में बात की, तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। उनका जी सिर्फ 2007 से 2017 तक पाकिस्तान से लीगल चैनल से जो पैसा बाहर गया है, लीगल चैनल से वो $120 बिलियन। अगर हम इसको बनाएंगे, अगर हम ये कहें कि पिछले कोई रिसर्च ऐसी हो, कोई बुक लिखी जाए कि 1947 से लेके 2020 तक पाकिस्तान से लीगल और इलीगल कितनी मनी ट्रांसफर हुई है, तो ये भी शायद बहुत बड़ी जो है वो हमारे लिए शॉकिंग हो। ये उसी तरह शॉकिंग हो जिस तरह वो शशि थरूर की या मुस्तफा पटनायक की जवाब शुमार है। नेक्स्ट जी फरमाएं। क्वेश्चन है कि आपने जेम्स मिल की स्टडी की उसका जिक्र किया है, क्या हम जो दो कौमी नज़रिया है उसके ओरिजिन को, उसकी जो बुक्स लिखी गई और जो एज ऑफिशियल हिस्ट्री बुक्स सिविल सर्विस अकेडमी में भी पढ़ाई गई, उससे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए जब वो किताब लिखी गई तो जाहिर है उस किताब के अंदर तो किसी दो कौमी नज़रिए का जिक्र नहीं है, चूँकि ना उस वक्त यहाँ पे कोई कौम थी, तो यक कौमी नज़रिया या दो कौमी नज़रिया उस किताब में तो कहाँ आना था। और थरूर ने जो है वो ज़रूर इसको एसोसिएट किया है बरतानिया की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से, और मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ फैक्टर्स थे उसमें एक फैक्टर ये बिल्कुल मौजूद था। बहरहाल एक और चीज़ है कि मुसलमानों के अंदर ये जो डिवीज़न मौजूद थी 2 नेशन या 1 नेशन की, दोनों मौजूद थे। जो प्रो कांग्रेस थे ज़ाहिर है वो यक कौमी नज़रिए पे यकीन रखते थे, जो मुस्लिम लीग के साथ थे ये दो कौमी नज़रिए पे बिलीव रखने वाले लोग थे। इस पे एक बड़ी अहम किताब है, उम्मीद है कि मेरे तर्जुमे के साथ वो कोई अगले 2 माह में आ जाएगी। किताब का तर्जुमा कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस में है। किताब का नाम है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन मॉडर्न इंडिया। ये 1857 से लेके कुछ 1947 तक का अहाता करती है। मेन जो आर्गूमेंट है वो है नेशन के वर्ड के ऊपर। अच्छा, इनका कहना ये है कि हिंदुस्तान की किसी भी ज़ुबान में नेशन वर्ड का मुतबादल मौजूद ही नहीं है। और इवन उन्होंने सर सैयद के, मौलाना आज़ाद के, बहुत से और लोगों के हवाले दिए हैं कि उन्होंने अपने मुख्तलिफ तकरीर और तहरीर के अंदर जो है वो वर्ड कौम की जगह पे नेशन का वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नेशन के वर्ड को कोई एग्जैक्ट मुतबादल नहीं दे सके। कौम के ऊपर सर सैयद की डिबेट मौजूद है, आज़ाद की डिबेट मौजूद है, चूँकि कौम मुख्तलिफ मानों में मुस्तमल रही है। और इन तहरीरों के अंदर कौम जो है वो ज़ात पात के मानों में भी आती है, ठीक है जी, कौम कम्युनिटी के मानों में भी आती है, और कौम अब आके नेशन के मानों में भी आ रही है। तो जब ये एक इख्तलाफ आया तो जो हुसैन अहमद मदनी और इकबाल का भी वो सारा सिलसिला, वो कहते हैं जी कि ये नेशन के वर्ड के ऊपर नहीं, ये बेसिकली कम्युनिटी और नेशन का जो इंग्लिश वर्ड था उसको कंफ्यूज करने की वजह से सारा मुद्दा पैदा हुआ। लेकिन बहरहाल इसके हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ये अल्टीमेटली लीड कर गई उस तरफ को जहाँ पे कुछ लोग जो है वो नेशन में एक सिंगल नेशन थ्योरी के ऊपर उसके हामी हो गए, और कुछ जो लोग थे मुसलमानों के अंदर या एक सर्टन फैक्शन जो था वो दो कौमी नज़रिए का हामी हो गया, और वो बहरहाल भुगतान भुगत रहे हैं आज तक। ओके,
प्लीज़। अच्छा, एक तो जो डिस्क्रिमिनेशन लॉ के बारे में, एक तो सख्ती का लॉ था और एक डाइवोर्स, जी। जो कि बिल्कुल कस्टमाइज तो थे, लेकिन ये जो उन्होंने इंडोर्स करके ये कर दिया, तो उसको कस्टमाइज कर दिया, तो ये आप समझते नहीं है कि एक आउट था औरत के हवाले से? अच्छा, इस पे मज़े की बहस, दिलचस्प बहस आपको मिलेगी इस पे। ये एक सवाल ये है। दूसरा ये कि एजुकेशन में मैं माजूद चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ, एजुकेशन पे बात हो चुकी है, तो फिर मैं सवाल ही पूछूँ। नहीं, आप सवाल पूछें आप। एजुकेशन के बाद जिस तरह इन्होंने हिस्ट्री को यूनाइज और मुस्लिमाइज और जो भी अल्फाज कहते हैं उस तरह किया था, तो क्या जो एजुकेशन को भी कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की थी, आप समझते हैं, या इन्होंने कोई इस तरह डिस्कशन किया है इस हवाले से? अच्छा, मैं पहले आपके पहले सवाल की तरफ आता हूँ। सत्ती के हवाले से इन्होंने जो है ना वो डिबेट की है। इनका कहना ये है कि जहाँ पे इन्हें महसूस हुआ है कि जी अब ये लॉ जो है ये ब्रिटिश मुफादात के लिए ज़रूरी है, उस लॉ को इन्होंने, मतलब माइनर की शादी के ऊपर लॉ नहीं बनाया उस तरह, सती का किया। लेकिन सती के हवाले से इन्होंने जो डाटा दिया, उन्होंने कहा हिंदू जो रिफॉर्मिस्ट थे, इसका इनिशिएटिव उनकी तरफ से आया है लॉ बनने से पहले। मतलब 1800 आप देखें 39 में पंजाब के अंदर महाराजा रंजीत सिंह की जो बीवियां हैं, उनमें से मेरा शायद कोई 6-7 जो है ना वो सती हुई हैं यहाँ पे, ठीक। तो वहाँ पे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की अमलदारी थी जिस खित्ते के अंदर, वहाँ पे मेरा हाल है शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो जो घोष थे रिफॉर्मर्स, जो हिंदू रिफॉर्मर्स थे, उनकी तरफ से सती का जो है ना, सती के अगेंस्ट वो कंपेन्स चली हैं। और उसके नतीजे में चूँकि एक वो हिंदू रिफॉर्मिज़म जो है वो इवॉल्व हो रहा था, वहाँ से खासी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें मौजूद थी, तो लिहाजा इन्हें जो है रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा सती पे। इसलिए बरतानिया इन्होंने भी जो है वो लॉ जो है वो ईज़िली बनाया, कोई बहुत ज़्यादा मुखालफत नहीं हुई। लेकिन जहाँ पे मुखालफत मौजूद थी उसको लॉ की शक्ल नहीं दी, ठीक है ना। अच्छा, तालीम के मामले में बड़ा डिटेल चैप्टर है, इसमें मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 2 स्कूल ऑफ थॉट की ये बात करते हैं, ओरिएंटलिस्ट की और एंग्लिसिस्ट की, ठीक है। वो लोग जो तालीम को ज़रिया तालीम जो है वो अंग्रेज़ी बनाना चाहते थे, जिस तरह लॉर्ड मैकाले है, और दूसरे वो जो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर लोकल लैंग्वेजेस को जो है वही ज़रिया तालीम बनाया जाए, जिस तरह ये डॉक्टर लिटनर वगैरह थे, पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी के फाउंडिंग फादर्स में से हैं। तो अल्टीमेटली उसमें से जो है वो ज़ाहिर है इंग्लिसिस्ट जो थे, जो इंग्लिश को ज़रिया तालीम बनाना चाहते थे, वो इस वजह से भी जीते कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उस वक़्त जो मुफादात थे वो इसी के साथ जुड़े हुए थे। लॉर्ड मैकाले का भी यही था जी कि एक क्लैरिकल क्लास जो है वो पैदा की जाए, और दूसरा ये है कि बरतानिया ने मेरा 1920s तक, लेट 20s तक यहाँ पे कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी। जितनी भी एजुकेशन आई, पंजाब यूनिवर्सिटी शायद पहली यूनिवर्सिटी थी जो कि डिग्री अवार्डिंग और एग्ज़ाम लेने वाली यूनिवर्सिटी थी। उससे पहले जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी वो महज डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी थी, क्लासेस वगैरह कंडक्ट नहीं थी की जाती, कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेजेस होते थे। ये पहली थी जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट की जाती थी। तो कोई किसी किस्म का साइंटिफिक सब्जेक्ट जो है वो उससे पहले किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ाया जाता था। तमाम सब्जेक्ट्स यही थे, इखलाकियात पढ़ा लें, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा लें, हिस्ट्री पढ़ा लें, वगैरह वगैरह, इसी तरह के सब्जेक्ट्स मौजूद थे। तो उसमें पूरा एक चैप्टर जो है वो तालीम के हवाले से इन्होंने रखा। नेक्स्ट प्लीज। इस किताब के अंदर सर थोड़े नूर हीरे का भी जिक्र है। जी। हम तो अमूमन यही सुनते हैं कि कोई नूर हीरा एक ही था, वो शिफ्ट होता, लड़ाइयाँ भी उसकी होती थी। इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि उसका जो वजन था वो 793 ग्राम से अब आ गया 100 पे। हम तो आज भी समझते हैं कि वो एक ही है, तो तकसीम हुआ तो बात ही नहीं किया। नहीं, वो मेरा हाल है एक टाइम गुजरने के साथ, मैं इस पर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं दे सकता, मैं कोई जौहरी नहीं हूँ, लेकिन मेरा हाल है कि वक्त गुजरने के साथ जो है वो जब लूट मार की जाती है उस हीरे की, तो अल्टीमेटली उसमें कोई घिसने का अमल या कोई और इस तरह का मामला होगा जिसकी वजह से वो को शायद वेट उसका कम हुआ है। पर उसमें दिलचस्प डिबेट जो है वो ये है कि इन्होंने ये एडमिट करते हुए कि फाइनली लाहौर से लिया है, उसके ऊपर क्लेम हिंदुस्तान का रखा है। हालांकि हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल ने भी क्लेम जो है ना वो ख़त्म कर दिया उस पर, लेकिन इसने अपना क्लेम मेंटेन किया उस पर। और उन्होंने कहा जी कि सवाल अब ये है, सवाल इनका ये है जी कि अगर हम इसी के ऊपर रहते हैं, कोहिनूर को भी जी वापस दिया जाए, तो फिर मामला ये है कि हिंदुस्तान के जो इंग्लिस्तान के अजायब घर हैं वो तो सारे के सारे भरे पड़े हैं, तो सिर्फ वाई ओनली कोहिनूर, फिर बाकी भी सारे आने चाहिए।
और दूसरा इनका कहना ये है कि कोह-ए-नूर के साथ जो है वो क्लेम हम रखने के बावजूद मामला ये है कि उसके अदर क्लेमेंट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान क्लेम कर सकता है, पाकिस्तान को उन्होंने कर सकने में रखा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को इनका कहना ये है कि ये पंजाब से गया और वो इलाका आज ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के साथ जो सलूक कर रहा है और जिस तरह अक़लियतें वहाँ से माइग्रेट करके जा चुकी हैं, तो अब पाकिस्तान का वो क्लेम इस हवाले से बनता नहीं। लेकिन वो दूसरे कुछ और क्लेमेंट जो हैं उनको वो रखता है, लाइक वो कहता है जी अफ़गानिस्तान, पंजाब से पहले अफ़गानिस्तान के पास रहा है, उससे पहले ईरान के पास रहा है, तो वो भी क्लेमेंट मौजूद हैं, वो भी दावा कर सकते हैं। लिहाजा इसका कोई खातर खा नतीजा नहीं निकल सकता। अल्टीमेटली वो यही कहता है जी कि अलामती तलाफ़ी जो है वो बरतानिया करे, तो ये चीज़ें जो जिस तरह थी वो। ओके जी, नेक्स्ट प्लीज। सर ये आपने जैसे फरमाया कि ये कांग्रेस जो थी ये तो कम्युनिज्म के खिलाफ जंग लड़ रही थी, तो ये जो मुस्लिम लीग का ग्रुप बना तो ये हिंदुओं के, इनका नुक्ता नज़र मकसद हिंदू ही था टारगेट, तो आया कि इसके पीछे भी कोई साम्राज्यी साजिश थी? अच्छा, ये जो होता है ना जी, स्पेसिफिकली किसी को साजिश को करके तो बंदा फोकस करे, ये मेरा ख्याल है एक इल्मी काम नहीं होता कि महज किसी चीज़ को जो है ना वो साजिश करार दे दिया जाए। देखिए कुछ जो तारीख़ी क़ुव्वतें होती हैं ना, हिस्टोरिकल फोर्सेस, वो अपने डायनामिक्स और अपना वे उठ तय करती हैं, ठीक है। अब ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इसमें अल्टीमेटली इसने जो है वो हिंदुस्तान के अंदर डिवीज़न तो पैदा की, या जो डिवीज़न थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। उस बढ़ावे के नतीजे में कांग्रेस जो थी वो इटसेल्फ, जब कांग्रेस पैदा होती है तो वो खुद जो है प्रो ब्रिटिशर जमात थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्टीमेटली वो एंटी कलोनियल या एंटी ब्रिटिश मैं कहूँगा ज़्यादा वो होती गई। मुस्लिम लीग जो है ये प्रो ब्रिटिश ही पैदा हुई, इसकी तख्लीक भी प्रो ब्रिटिश हुई और ये एंड तक प्रो ब्रिटिश ही रही है। एक ख़त मैंने जो है वो तर्जुमा किया था सर सैयद अहमद ख़ान का। सर सैयद अहमद ख़ान का कहना ये था कि जी हम तो ये चाहते हैं कि ये अहले किताब, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ उसका, कि हम यह चाहते हैं कि ये अहले किताब जो है ये हिंदुस्तान के हुक्मरान रहें। अगर ये यहाँ से निकलते हैं और हुकूमत जो है वो हिंदुओं के पास जाती है तो हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो के जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में तादाद के लिहाज से कम हैं, लेकिन क़ुव्वत के लिहाज से कम नहीं हैं, और अगर हमें मुकाबला करना पड़ा और कोई कमज़ोरी नज़र आई तो हम अपने अफ़गान भाइयों को बुलाएंगे। तो ये सर सैयद से आप देखें थॉट की किस तरह की कंटिन्यूटी है। तो मुस्लिम लीग का भी यही रहा है सिलसिला सारा कि जनाब कहीं ये ख़दशा या डर कायम रहा है कि कहीं बरतानिया के जाने के बाद हिंदू हम पे मुसल्लत ना हो जाए। सारी की सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल इसी एक चीज़ के ऊपर बेस करती है। और इसके अलावा जो है जहाँ तक बात है साजिश की, साजिश तो नहीं लेकिन बरतानिया की हमायत पूरी की पूरी मौजूद है। मैंने नवाब ऑफ ढाका का जो है हवाला दिया, डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बहुत से हवाले कोट किए हैं इनके जनाब साहब के रेफरेंस से। यकीन दहानियाँ थी मुस्लिम लीग की, अमेरिका को यकीन दहानी मौजूद थी कि ये मुल्क आप अलहदा करें, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो जो कुछ वो करना था वो बरतानिया ने पाकिस्तान की जो है वो बिल्कुल ये पार्टीशन के टाइम पे 46 के अंदर उन्होंने अपने मुफादात के तहत ये सारी की सारी डिवीज़न की थी। उसके ऊपर उनकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है ब्रिटिशर्स की, और किस तरीके से इस खित्ते की फ़ौज को इस्तेमाल किया जाना चाहिए आइंदा अगेंस्ट द रशिया, वो पूरे का पूरा प्लान उस टाइम पे मौजूद था और वो किया गया। ओके प्लीज नेक्स्ट। वैसे मेरा फोरम है सेव द ह्यूमन रेस, नो इंसानी को बचाइए या असली इंसानी को दरपेश खतरात और क्या करेंगे। इसमें तकरीबन 70-75 पेजेस का और हिस्ट्री में रेस करनी। एक मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत ही आपकी सब्जेक्ट है और जो ट्रांसलेट करता है उसका क्लैरिटी ऑफ माइंड और ऑफ कोर्स होती है, और आपके तमाम सवाल और जवाब और इसकी डिस्क्रिप्शन में हमें बहुत मुतासर किया। शुक्रिया। मेरा मैं आपके एक पॉइंट को डिफेंड करूँगा और एक को काउंटर करूँगा जो शुरू में आपने बताया। एक तो यह है कि ब्रिटिशर्स जहाँ भी गए उन्होंने क्लेम ये किया कि वी बोर्न टू वार नदर, और इस वार नदर में है कि बरतानिया जहाँ भी कॉलोनाइज्ड तमाम कंट्रीज़ का अगर आयाता करें स्टडी करें, उसके बॉटम में जाके ये है कि वहाँ के जो भी ज़खायर और ज़राए थे वो निकाले और बैक टू बेल्जियम या अपने मुल्क में भिजवाए।
और जब उस मुल्क के अंदर ना जहन रहे ना ज़मीनी ज़राए ज़खायर रहे, फिर वहाँ पर इसमें निज़ाम अपना जो एक लेटेस्ट तजारत, सियासत, डेमोक्रेसी, एजुकेशन और नौ इंसानी की सबसे जो बेहतरीन ईजाद है वो ऑर्गेनाइज एजुकेशन और जमहूरियत है। इन्होंने आके तकरीबन हर मुल्क में जो है वो इंट्रोड्यूस कराई दी है। 1857 के डिफीट या फॉल के बाद ब्रिटिशर्स ने चूँकि ज़्यादा बैकअप किया हिंदूज़ को, और हिंदूज़ ने उनके साथ रहकर वहाँ सियासत सीखी, जमहूरियत के सदरात, मीडिया भी एक तौर पर उनमें आया, एजुकेशन की भी रूट्स जो है वो बेस हुई 1955-56 में, वो लेवल जो है वो इंडिया में बेस हो गया। तो उनके डेमोक्रेट्स की सियासतदान की सारी ट्रेनिंग होगी। आपने जो कहा कि ये डिमांड जो थी सेपरेट पाकिस्तान या हिंदुस्तान की, ये उनकी थी, हिंदुओं की थी, और कायदे आज़म तो जस्ट डिमांड कर रहे थे या उनको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसलिए कि उन्होंने चैलेंज नहीं किया। ये तो ये कि 1898 के बाद जब सर सैयद अहमद खान की रहलत हो जाती है, वो पहले पर्सन हैं जिन्होंने पॉलिटिकल थाट जो है वो मुस्लिम लोगों के दरमियान या इंडिया में फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद कायदे आज़म फर्स्ट टाइम जिन्होंने लॉ को पढ़ा। अब बरतानिया जहाँ भी है, या ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान जहाँ 200 साल तक 60% इनकम यहाँ की और 40% पूरी दुनिया से बरतानिया को मिलती थी, इतना ये रिच था। और जब ये यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार होने के करीब और बनने के करीब आई, तो ये कायदे आज़म चूँकि बहुत होशियार थे और वो समझते थे कि अक्सरियत ये हैं और इनका शऊर बहुत बेदार हो चुका है, कानून को, सियासत को, जमहूरियत को, हर चीज़ ये सीख चुके हैं, ज़्यादा यही अक्सरियत में भी और यही डिमांड भी करेंगे। हमारा तो इतना काम है कि हम एक अपने डिफेंस पर जो है वो कानूनी जंग लड़ें और कहें जी कि हम एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं और हमें जो है वो इसमें शनाख्त की जाए। दूसरा ये है कि इंडिया जब यहाँ मतलब है कि फादर्स जो खतरात थे, जैसे कि जो सेकंड वर्ल्ड वार के लाइड चीफ थे मोंटगोमरी, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हो, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे बाद में भी मफादात रहेंगे, क्योंकि ये अमेरिका की डिमांड थी। और दूसरा यह कि बरतानिया चूँकि बहुत माशी लिहाज से कमज़ोर है। मेरा ये यहाँ सवाल भी बनता है कि वाक़ई कायदे आज़म जो है वो जो डिमांड कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स के करीब इस खित्ते की जोग्राफियाई तकसीम थी और हमारे करीब जो है ये नज़रियाती तकसीम थी। ये किताब से इरेलीवेंट है तो प्लीज़ प्लीज़ इरेलीवेंट है, सॉरी, मैं आपका कमेंट आपने कर लिया है, हमने सुन लिया है। मेरा नहीं ख्याल है कि साहब स्पीकर मैं इसका जवाब देने के लिए हैं। प्लीज़ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपना फ़कीर साहब ने काफ़ी देर से कहा हुआ है, प्लीज़। मेरा एक छोटा सा कमेंट है। मैंने जब ये डिबेट हुई थी ऑक्सफोर्ड में, तो मैंने वो देखी थी काफ़ी दिलचस्पी से। तो जब आप किसी चीज़ को क्वान्टिफाई करते हैं तो आपको बहुत मोहतात रहना पड़ता है। ये बात दुरुस्त है कि 23% से इंडिया की जो GDP का हिस्सा है वो 3% पे आ गया था, लेकिन इसको बाकी दुनिया का जो डेटा है उससे अलग रखा गया। अब मैं आपको एक नंबर देता हूँ। मैंने इसको खुद जब मैंने आपका पढ़ा तो मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा सा चेक कर दूँ। अमेरिका का 1960 में दुनिया में GDP का हिस्सा 40%, और अब अमेरिका का हिस्सा दुनिया की GDP में 20%। यानी सिर्फ 60 सालों में अमेरिका का हिस्सा 20% कम हो गया। हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में ये है कि दुनिया की जो GDP है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। जैसे कि चाइना है, इन्हीं 60 सालों में चाइना का हिस्सा जो है वो तकरीबन 4.5% से बढ़ के और 15% पे आ गया। तो मेरा ख्याल है कि जब ये लोग ऐसी किताबें लिखते हैं, क्योंकि ये फिर रोने वाली बात लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलें कैप्टन साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं जवाब आपकी बात का जी ज़रूर देना चाहूँगा। चलें, ठीक है। आपकी भी और वो साहब ने वहाँ से भी एक ने कमेंट किया था। जो डाटा ना जो क्वांटिफिकेशन इसके अंदर की गई है, एक तो ये है कि वो क्वांटिफिकेशन शशि थरूर की अपनी नहीं है, मुख्तलिफ रेफरेंसेस इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मसलन 23% GDP का भी, और यहाँ से कितने डॉलर या कितने पाउंड जो है वो उनका निकास किया गया बरतानिया की तरफ।
मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, उनका कहना यह है जी कि मुख्तलिफ डाटा मौजूद है, और किसी एक को भी वो कहता है जी मैं लीस्ट को उठा लेता हूँ, जो सबसे कम फिगर्स दिए गए वो जहाँ पे यहाँ से निकलने वाली के इस साल से इस साल के दौरान कितना यहाँ से जो है वो एलिमिनेट हुआ, वो कहते हैं जी लीस्ट को उठा लें। लेकिन दूसरा डाटा भी उन्होंने बाहर दिया कि जी मैक्सिमम ये भी डाटा प्रोवाइड किया जाता। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि जीडीपी चूँकि ओवरऑल दुनिया का ग्रो भी कर रहा होता है, एक तो इस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है, बट ऑन द अदर हैंड हमें कुछ फैक्टर्स और भी साथ इसके देखने पड़ेंगे। मसलन जिस टाइम पे 23% था, उस टाइम पे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता कि जी उस टाइम पे 23 नहीं था। ये मुख्तलिफ ऑथर्स ने ही डाटा दिया, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट का दिया गया डाटा है कि इन सालों के दौरान 23% था, इन सालों के दौरान 27% था, और उसमें चाइना का भी है, इवन चाइना का भी 20% से प्लस डेट है जीडीपी उस टाइम पे। दूसरी चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जब यहाँ आते हैं और ये 23% जीडीपी है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस क्या था? क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स थी बरतानिया से जो हिंदुस्तान को ला के बेची जाए? कोई प्रोडक्ट नहीं थी, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट। कोई मेन प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसे हम कहते हैं ना कि वो शायद उस वक्त इंडस्ट्रियलाइज था, ऐसी कोई चीज़ सिरे से एग्जिस्ट नहीं थी करती। ब्रिटिशर्स, चूँकि मैंने कहा कि मर्केंटाइल क्लास जो थी वो बरतानिया में पैदा हो चुकी थी, वो मर्केंटाइल कैपिटल जो था वो उसकी अकोमोडेशन वहाँ हो रही थी, उसके नतीजे में ये फिनोमिनन था कि पूरी दुनिया की ट्रेडिंग उनके हाथ में आ रही थी। वो ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान से चीज़ें ख़रीदते थे, बल्कि चाइना से भी चीज़ें ख़रीदते थे। और उसके साथ साथ कि ये जो जीडीपी कम हुआ है, क्या इसमें बरतानिया का अपना भी कोई हाथ है, हिस्सा है या नहीं है? तो वो जो कानून साजी की गई वो बड़ी पैरेलल साथ समझ में हमें आती है कि यहाँ जो है ये स्टक करवाया गया, इस मईशत को जो है वो स्टक करवाया गया, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दी गई, जो इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश कर सकती थी उसकी कानून साजी करके बंद किया गया, और ख़ाम माल प्रोवाइड करने वाले मुल्क के तौर पे इसका स्टेटस जो है वो बरकरार रखा गया। जब आप किसी मुल्क की इकॉनमी को जो है वो ज़राअत के ऊपर जामद करेंगे या ख़ाम माल की हद तक जामद करेंगे, तो अल्टीमेटली वो जीडीपी नीचे ही जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आज़ादी के बाद आप पर्टिकुलरली इंडिया का जीडीपी देखें, उसका इंडिया का जीडीपी मेरा ख्याल है अब कोई 8% के करीब चला गया, 7-8% के करीब है इस वक्त दुनिया का। तो ये भी देखना है कि वो 200 साल के दौरान कितना नीचे आया है, और उसके बाद 50 साल 70 साल के अंदर जो है वो कितना ऊपर कितना गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो देखने का मेरा साथ साथ रख के देखने की ज़रूरत है। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन टोटलिटी जीडीपी दुनिया का ज़ाहिर है हर साल ही इंक्रीज़ हो रहा होता है। ओके कैप्टन साहब, मेरा ख्याल है आपने सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से शशि थरूर ने वो दिलचस्पी बरकरार रखी थी जिसने भी सुनी है, शुक्रिया, ग्रेट और बहुत शुक्रिया। उसी तरह आपने जिस तरीके से बयान किया, आपने दिलचस्पी बरकरार। मैं एक चेन स्मोकर हूँ, मैं जरूर पीता हूँ, लेकिन आज आपने मुझे बात तो पहले इस पर बाहर बात कर दी। शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि ये क्या जो नेशनलिज्म के जज्बात उभारते हैं वो अपनी डिबेट में, क्या ये किताब पढ़ के भी वैसे ही जज्बात उभरते हैं? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम इस माजी की अजमत में गुम होना चाहते हैं, या उन्होंने इसके आगे भी कुछ कहा है या कुछ किया जाए? क्योंकि जहाँ तक बोल रहे वो सुनने में बहुत आला है, अगर ये पढ़ने में भी बहुत आला है तो पढ़ने में भी मजा आएगा, लेकिन एज ए हकीकत पसंद ये बताइए कि वो माजी का जो इतना बड़ा वो मजाक तो नहीं, एक ये बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वो सजाया हुआ है। हम हिंदुस्तानी क्या हम उसी में गुम रहना चाहते हैं या हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं? हाँ, अब जो सूरत हाल है वो तो क्वाइट डिफरेंट। मैं जी ये लास्ट एक पैराग्राफ जो है ना इनका 8वां आखिरी बाब है, उसका पहला पैराग्राफ ही है, वो मैं पढ़ता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन पहली बात का मैं जवाब दे दूँ कि ऐसा नहीं है कि इस किताब, चूँकि रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क ये ख़ुद भी ज़ाहिर है थ्रूर जो है वो पीएचडी है, पीएचडी भी ज़ाहिर है वहीं से रह के इन्होंने की है, यूरोप से ही। तो बीइंग अ डॉक्टर उन्हें आइडिया है कि जब तहकीकी काम करते हैं तो उसमें लैंग्वेज जो है वो किस तरह की इस्तेमाल करनी है। अच्छा, प्रो कांग्रेस होने के बावजूद इसमें उन्होंने नेहरू के ऊपर भी कुछ जगहों पे ऑब्जेक्ट किया कि जी नेहरू जब जेल से छूट के बाहर आए हैं
तो उन्हें आइडिया नहीं था कि हालात कितने बदल चुके हैं। वो ब्रिटिशर्स के साथ जिस तरीके से डायलॉग कर रहे थे, उन्हें सिचुएशन की तब्दीली का आइडिया नहीं, इस तरह की चीज़ें। अहिंसा की जो थ्योरी है गांधी की, उसके ऊपर इसमें क्रिटिसिज्म मौजूद है। और कांग्रेस का मेंबर होकर ये बातें करना जो है ना, वो मुश्किल काम है हिंदुस्तान में। नेशनलिस्ट जज्बात तो पैदा होते हैं जब आप इस तरह का डाटा देते हैं। माजी तमन्नाई हम कहूँगा, वो जब करते हैं तो ज़ाहिर है एक मामला पैदा हो सकता है, इस तरह के नेशनलिस्ट जज्बात उभारे जा सकते हैं, लेकिन नारेबाजी नहीं है इस किताब में कम से कम। अच्छा, जो एंड पे लुब्बे लबाब है ना इस किताब का कि क्या हमने माजी में ही ज़िंदा रहना है, उस हवाले से इनका एक पैराग्राफ है, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। मैं आखिरी दफ़ा कहूँगा कि हिंदुस्तान में बरतानवी नौआबादियत के ख़िलाफ़ ये केस पेश करते हुए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि आज मेरे वतन में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए अंग्रेज़ों को मोरद इल्ज़ाम ठहराऊँ। ना ही इन नाकामियों और कोताहियों का जवाब फराहम करना है जो अभी भी हिंदुस्तान पर हमलावर हैं। नौआबादियाती ज़्यादतियों पर एक कानून हद समात स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन है, लेकिन इंसानी यादाश्त पर नहीं, ख़ास तौर पर ज़िंदा हाफसे पर। जैसा कि मैं निशानदही कर चुका हूँ, आज भी लाखों हिंदुस्तानी ज़िंदा हैं जो हिंदुस्तान में बरतानवी सल्तनत की नाइंसाफ़ियों को फरामोश नहीं कर पाए। तारीख़ का ताल्लुक़ माजी से होता है, मगर उसकी तफ़हीम ज़माना हाल का फ़र्ज़ है। अच्छा, इससे आगे 2 लाइन में मैं और पढ़ता हूँ। शुक्र है ज़्यादातर तरक्की पज़ीर दुनिया में अब ये मुरव्विज नहीं कि हर कौमी बदकिस्मती का इल्ज़ाम आयद करके नौआबादियत की कबाहतों की ऐबजोई की जाए। बैनुल-अक़वामी सतह पर नौआबादियत का मौजू कहीं ज़्यादा किस्सा पारीना हो चुका है। तो ये वो बात इस हवाले से उन्होंने की है जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है एंड पे वसीम लास्ट साहब में। और आखिर में शकील साहब प्लीज़ हैं, मेरा ख्याल है टाइम हमारा हो जाएगा। अगर हम आखिर में मेरे जेब में एक चीज़ आ रही है कि बैलेंस शीट बनाए जी, कि अंग्रेज के यहाँ पे आने के कॉलोनियलिज्म के नुकसान क्या हुए और कॉलोनियलिज्म के यहाँ के लोगों को फायदे क्या हुए। मिसाल के तौर पे उन्होंने जीता, GDP कम हो गया, यहाँ पे वो सिस्टम उस तरह से नहीं बनने दिए जो कि ज़्यादा सूट करते थे यहाँ के लोगों को। ये तो चलें एक तरफ। दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि हमारे पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था, कोई लीगल सिस्टम नहीं था, एज सच कोई हमारे पास इरिगेशन सिस्टम नहीं था, हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नहीं थे, रेलवे कोई सब कुछ। ये सारा अंग्रेज ने आके बनाया, एनलाइटमेंट हमें दी, शऊर दिया, यहाँ से लोग वहाँ गए, वहाँ पढ़े, वापस आए। हाँ, फिरौन हिमसेल्फ वहाँ से पढ़ के आए। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो बैलेंस शीट बनती है, इसमें आपके ख्याल में हमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ या नुकसान ज़्यादा? अच्छा, 2 बंदों का नुकसान। एक तो किताब का मैं बताया, तो किताब में एंड पे इन्होंने चूँकि चैप्टर का नाम ही रखा है, द इम को इन्होंने ब्रैकेट में किया है, इम बैलेंस शीट, ठीक है। अल्टीमेटली इसका मतलब यही कि इम बैलेंस शीट है। तो थ्रूर का तो कहना क्लियरली यही है जी कि नुकसानात ज़्यादा हुए हैं उस टाइम पे। अच्छा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल यही है, इसके नुकसानात ज़्यादा हुए हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी काम होना बाकी है। कॉलोनियलिज्म के जो असरात हैं हमारे, मैं ये समझता हूँ हमारे आज तक यहाँ पे ये समझा जा रहा है, मुआशी तो चीज़ें ही छोड़ दें, जो स्ट्रक्चर है ना, ये पाकिस्तान में जो चीज़ें हम भुगत रहे हैं, ये बिल्कुल उस कॉलोनियल सिस्टम का शाखसाना है। ये इवन इस्लामाइजेशन जो हम ये समझते हैं जी शायद हमारी कोई इंटरनल इवॉल्व हुई है, बिल्कुल नहीं इवॉल्व हुई। इस टाइम पे जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ है तो दुनिया के अंदर आइडियोलॉजिकल स्टेट्स बनाई गई हैं। मैं हिंदुस्तान को भी फ़िलहाल छोड़ता हूँ सारे मामले को। आइडियोलॉजिकल स्टेट्स आर्टिफिशियली क्रिएट की गई हैं। पाकिस्तान एंड इसराइल आर बोथ द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, जो नज़रियाती बुनियादों पे क्रिएट करवाई गई। ना चाहते नहीं थी होती, बरतानिया छोड़ के जा सकता था। 46 के अंदर जो है ये बाकायदा प्लान जो है वो मुरतब हुआ कि इस तरीके से यहाँ पे ये आइडियोलॉजिकल स्टेट जो है ये क्रिएट करवानी है ताकि पोस्ट कॉलोनियल जो है मुफादात उनकी निगहबानी किस तरीके से करनी है। अच्छा, मैंने एक स्टडी खुद की है, थ्रूर का तो हवाला नहीं है, एक जिस आर्टिकल का मैं पहले हवाला दे रहा था और उसमें मैंने कुछ थोड़ा सा टच दिया है, मैं फर्दर इसको जो है वो स्टडी को एक्सपेंड कर रहा हूँ जो कैम्ब्रिज के अंदर एक्सेप्ट हुआ है। आप दुनिया के तकरीबन कोई OIC के मेंबर शायद को मोर देन 52 के करीब मेंबर्स हैं। आप उनके कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी कीजिएगा कभी।
दुनिया ये निकल के आता है कि दुनिया के वो ममालिक जो कॉलोनाइज रहे हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर रिलीजियस आर्टिकल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो कॉलोनाइज नहीं हुए। मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूँ मैं। और उनमें से भी वो ममालिक जो ब्रिटिश कॉलोनीज रहे हैं उनके अंदर इस्लामाइजेशन बहुत रैपिड है। दुनिया के 4 टॉप के कंट्रीज़ हैं जिनमें इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है: पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी और ईरान। मतलब अगर जो हायरार्की बनाई गई है एक आर्टिकल के अंदर, वो हायरार्की उन्होंने बनाई है सऊदी अरब, ईरान, अब ये है मालदीव भी आ गया और चौथे नंबर पे पाकिस्तान, इजिप्ट को रखते हैं। अच्छा, और ये किसके मुकाबले में ज़्यादा है? बाकी दुनिया के ममालिक जो कॉलोनाइज हुए, जिन्हें अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनाइज़ किया, उनकी निस्बत ब्रिटिश के अंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब फ़्रांस की जो कॉलोनीज़ थी उनमें इस्लामाइजेशन उस तरह नहीं है जिस तरह ब्रिटिशर्स के अंदर है। तो ये एक फैक्टर है जुड़ा। इसके ऊपर अभी मैंने कहा है अभी कुछ स्टडी मौजूद नहीं है, मैं कुछ लिंकेज में तलाश कर रहा हूँ कि क्या है। उसमें डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी सामने आती है। अच्छा, आप देखिएगा जो 2 ममालिक हैं वो नहीं है इसके अंदर, वो कभी भी कॉलोनाइज नहीं रहे, ना सऊदिया ना ईरान। लेकिन सऊदिया बनाने वाला कौन है? ये वही आइडियोलॉजिकल स्टेट है, और किसके तहत बनी? वही बरतानिया की जो पॉलिसी थी कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करने वाली, उसी के तहत जो है ये नक्शे के ऊपर, दुनिया के नक्शे के ऊपर ये मुल्क नमूदार होता है। ईरान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनकलाब जो आता है वो किस टसल के अंदर आता है या किस रिएक्शन में आता है? वो अमेरिकन, जो कि आगे उसी का सक्सेसर है बरतानिया का ही। ये 2 मालिक हैं। आप उन कंट्रीज़ को देखें जो कॉलोनाइज नहीं हुए, तमाम वो मुसलमान मुल्क, तमाम अगर नहीं भी तो मेजॉरिटी ऑफ दोज मुस्लिम कंट्रीज़ आर सेकुलर टिल नाउ। टर्की सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल एशियन मुस्लिम स्टेट्स आर सेकुलर इन नेचर। किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई सिंगल रिलीजियस आर्टिकल, कोई सिंगल रिलीजियस क्लाज मौजूद नहीं है। उज़्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, कोई सिंगल क्लॉज मौजूद नहीं है। ये क्लॉजेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज़ के अंदर क्यों हैं जो कॉलोनाइज्ड रहे हैं। लेकिन वो तो टेक्निकली कॉलोनाइज्ड रहे हैं। कौन? ये जिनकी आप बात कर रहे हैं। कहाँ पे? सोवियत यूनियन। नहीं, वो कॉलोनाइजेशन, सुन लीजिए, कॉलोनाइजेशन की डेफिनेशन में वो नहीं आते। इसी तरीके से जो मुग़ल हुक्मरानी है वो कॉलोनाइजेशन की डेफिनेशन में नहीं आती, चूँकि वहाँ का रेवेन्यू उठा के कहीं और नहीं लगाया गया, उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर रेवेन्यू, और वो एक यूनियन है, नाम भी यूनियन का दिया गया था। चलें शकील साहब जी, मेरा ख्याल है हमारा टाइम 5 मिनट रह गए हैं। जैसे वसीम साहब ने बात की जी, मतलब अगर अंग्रेज ना आते, जी, मुगल किस तरह से हुकूमत कर रहे थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या तालीम पे तवज्जो दी, क्या कोई हॉस्पिटल बनाए, मकबरों के अलावा और बागात बनाने के अलावा वो क्या करते थे। और अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो मराठा जो थे वो तकरीबन पूरे इंडिया पे छा चुके थे। हमें तो ये बताया जाता है ना कि उन्होंने मुगलों से बादशाह छीनी, एक्चुअली तो मराठों से छीनी और यहाँ सिखों से छीनी। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि आज ये जो खिता है ना, 600-700 रियासतें होती हैं यहाँ पे छोटी छोटी, ठीक है ना, तो क्या वो बेहतर होता जो आज हम इसमें रह रहे हैं। खुशवंत सिंह ने भी इस पर लिखा है, उसने कहा ये 500-600 जो रियासतें हैं ना, उनके राजे महाराजों का लाइफस्टाइल देख लें और वायसराय का लाइफस्टाइल देख लें, तो उससे आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि कौन सा सिस्टम जो है वो मॉडर्न है, कौन सा प्री हिस्टोरिक है। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ इसका। मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन तो किया जाता है कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे ना आते तो हिंदुस्तान की हालत क्या होती। मैं सवाल चेंज करता हूँ, मेरा सवाल ये है कि अगर ब्रिटिशर्स जो है वो कॉलोनाइजेशन दुनिया में ना करते तो बरतानिया की आज हालत क्या होती। क्या बरतानिया के अंदर ऑक्सफोर्ड ही होती? क्या बरतानिया के अंदर कैम्ब्रिज होती? क्या वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरीके से होती जिस लेवल के ऊपर आज है? एक तो पहला तो सवाल ये है। अच्छा, दूसरा जो पहलू है ना आपका, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। हिंदुस्तान के अंदर 2 कुव्वतें हज़ारों सालों से काम करती रही हैं, एक सेंट्रलाइजेशन की, एक डिसेंट्रलाइजेशन की। अशोक मौर्य सल्तनत का टाइम देखें, सेंट्रलाइजेशन की कुव्वतें काम करी थी, हिंदुस्तान यूनाइटेड था। डिसेंट्रलाइजेशन हुई, मुग़लों के दौर तक हिंदुस्तान रजवाड़ों के अंदर जो है ना वो बिखरा रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ रजवाड़ों के अंदर, और उसके बावजूद एक इंटैक्ट किस्म की यूनिटी भी मौजूद रही है। मुगलिया दौर के अंदर दोबारा सेंट्रलाइजेशन हुई, मुगलिया दौर के ख़ात्मे के टाइम पे फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुई।
ब्रिटिश दौर के अंदर फिर दोबारा सेंट्रलाइजेशन जो है वो होती है, और जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जाते हैं फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, अब मामला ये है कि जी क्या होता, इसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया जा सकता कि अगर ये बरतानवी यहाँ पे ना आते तो क्या होता। हमें इसके लिए मेरा हाल है एक ही चीज़ देखनी पड़ेगी, और वो है वो ममालिक दुनिया के जो कॉलोनाइज नहीं हुए, वहाँ भी बादशाहतें थी, वहाँ भी यही रूलिंग थी। जो ब्लेसिंग्स हम कहते हैं, जिन्हें आज हम बरतानिया की ब्लेसिंग्स कंसिडर कर रहे हैं, बरतानिया ने उन ममालिक को कॉलोनाइज नहीं किया, लेकिन वो ब्लेसिंग्स वहाँ मौजूद हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स की मैंने बात की है, टर्की की बात की है, वहाँ रेलवे भी मौजूद है, वहाँ इंग्लिश भी मौजूद है, वहाँ मॉडर्न एजुकेशन भी मौजूद है, वहाँ मॉडर्न साइंस भी मौजूद है, और बरतानिया की छोड़ी हुई रियासतों से बेहतर तरीके से मौजूद है। तो अगर उस हवाले से देखा जाए तो बिल्कुल जवाब हाँ में है कि हम अगर बरतानिया यहाँ ना होता तो बिल्कुल इससे बेहतर हालत में होते, अगर कंपेयर किया जाए। सॉरी, तुर्की की मसाल जी, मैं अपने मेहमान भी हैं और मेरे आबद साहब मेरे दोस्त भी हैं। हमारा अच्छा खासा पुराना रिश्ता ताल्लुक़ रहा है माशाल्लाह। आपने देख लिया होगा कि उनकी, हालांकि वो जस्ट मुतरजम है, लेकिन उसके साथ उनका कोई मैकेनिकल रिश्ता नहीं है, बल्कि पूरी सोच और समझ के साथ उन्होंने इसके जो भी कंटेंट्स थे उसको उन्होंने समझा हुआ, लिया हुआ है। तो मैं अंजमन की तरफ से और आप सब हाज़रीन की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लाहौर से तशरीफ़ लाए स्पेशली हमारे लिए। और एक मेरा ख़्याल है कि अंजमन के जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसके मयार को आज का दिन भी कामयाब रहा है और उसको कायम रखा है। जहाँ तक इस मौजू का तल्लुक़ है, उसमें मैं खुद भी मतलब कि एक ऐसा ज़रा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता हूँ इस लिहाज से, और बहुत अच्छे पॉइंट्स दोस्तों ने रेज़ भी किए हैं इस मामले में। लेकिन मेरा ख़्याल है कि देखें, जब हम माजी की बात करते हैं तो माजी जो है उसे अंडू नहीं किया जा सकता, उसे करेक्ट भी नहीं किया जा सकता। अगर आज हम क्लेम करें कि उसको अब उसकी करेक्शन करें तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें सिर्फ अवेयरनेस देती हैं। इस तरह के एनालिसिस, इस तरह की तहकीक जो है वो हमें सिर्फ एक हमारे इल्म में, हमारे शऊर में इजाफ़ा करती हैं। और मेरा ख़्याल है कि माजी का जो जितना भी इल्म होता है उससे हमें यही है कि आइंदा आज और आने वाले वक्त को हम बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकें, जो कुछ पहले हुआ वो ना हो। तो दूसरी बात ये है कि बैलेंस वाली जो बात आई है कि इम्बैलेंस है या बैलेंस है, तो उसमें बहरहाल अगर हम इस पर्सपेक्टिव में देखें कॉलोनियलिज़म को, उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ही देखें। दुनिया की मुझे कोई मुकाम, जगह, जोग्राफिए का बता दे जहाँ कॉलोनियलिज़म ना हुआ हो। हर किसी न किसी कौम ने, जिसके पास कोई भी ताकत का कोई भी ज़रिया था, वो दूसरी कौम पे, दूसरे इलाक़ों पे चढ़ दौड़ी और जहाँ तक मुमकिन हुआ उस पर कब्ज़ा भी किया और फ़तह भी किया। और ज़ाहिर है जो कब्ज़ा करते हैं, फ़तह करते हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए ही करते हैं। वो कोई हातमताई बनने के लिए नहीं आते, ना कोई बेहतरी करने के लिए आते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को कि अंग्रेज़ों ने एक्सप्लॉयटेशन की, ये कोई नई बात नहीं है। किसने नहीं की? मुसलमानों ने नहीं की, सुल्तानों ने, जो सुल्तान आए थे उन्होंने नहीं की थी। ईरानी, टर्क, अफ़गानों ने, मुग़ल ने, इन्होंने ये क्या करने आए थे या क्या करने आते थे? तो यहाँ जहाँ कहीं फ्रेंच फ्रांसीसी गए, जहाँ कहीं दूसरी कौमों ने कॉलोनियाँ बनाई और ये तो इंसानी तहज़ीब, अव्वलीन तहज़ीब का आगाज़ ही कॉलोनियलिज़म से हुआ था। जब हम शिकार करने वाले हम थे तो एक जत्था दूसरे जत्थे पे हमला करता था, उससे ग़िज़ा छीनता था, ठीक है, उसकी बस्तियों से, और औरतें भी उठाने के लिए दूसरे के पास चले जाते थे। तो बात ये है कि ये उसी कॉलोनियल, जो मॉडर्न कॉलोनियलिज़म जिसकी हम बात करते हैं, ये उसी की चीज़ है जहाँ से इंसानी तहज़ीब का आगाज़ हुआ था। तो अगर ये मेरे दोस्त ने ये सवाल आखिर में उठाया है कि अगर ब्रिटिश जो था वो उसकी ये कॉलोनियाँ ना होती तो आज बरतानिया का अपना मुआशी हालत क्या होती। तो मेरे ख़्याल में ये इसको भी यूँ नहीं लिया जा सकता कि फिर अगर ये कॉलोनियाँ ना होती तो फिर मेरा एक तीसरा सवाल आता है कि दुनिया में तरक्की नाम की कोई चीज़ ना होती। जो टेक्नोलॉजिकल इनकलाब, रेवोल्यूशन आया था, जो सनती इनकलाब आया था, वो इसी का तरीका था। आज इंसान जो आसमानों पे जा रहा है, जो कुछ
10 बिलियन डॉलर की सिर्फ एक जो है दूरबीन भेजता है, तो ये पैसा किसका है? ये आपका और मेरा है, हमारी सब इंसानियत का वो इकट्ठा अमेरिका करता है और वो साइंस और टेक्नोलॉजी में वो इंसान। तो अदर वे ये चीज़ें जो हैं एक डायलैक्टिक्स में चलती हैं मेरा ख्याल है, और इसे यूं ही समझना चाहिए। असल चीज़ ये है कि इंसान और ज़्यादा तरक्की करे और ज़्यादा खुशहाल। थैंक यू वेरी मच।